वेलकम बैक टू कुटे कोचिंग कॉमर्स एकेडमी। तो जैसा कि हम देख रहे थे बेटा, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनांस चैप्टर 1, उसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर में हमने क्या क्या देखा बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा, बराबर है। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो कंपनी को रहती, तो हमने उसमें देखा था जब आपका बिजनेस एक बार स्टेबल हो गया, बराबर है, तो आपको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत रहती, बराबर है कि? तो उसमें 2 प्रकार के कैपिटल देखे थे बेटा हमने। उसमें का एक क्या कैपिटल क्या किया था हमने, डिस्कस किया था। उसमें से फिक्स कैपिटल जो है हमने वो लास्ट क्लास में क्या किया, हमने डिस्कस किया। चलो अब आगे हम देखते कि फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, बराबर है। कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते किसको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो चलो देखो वन बाय वन हम देखते। अभी तक हमने ये देखा बेटा कि फिक्स कैपिटल होता क्या है, बराबर है। फिक्स कैपिटल होता क्या है, तो वैसे हमने वहां पे देखा बेटा कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है, फिक्स कैपिटल, बराबर है। अब जो भी फिक्स कैपिटल है या तो उसकी लाइफ क्या रहती बेटा, नंबर ऑफ ईयर, या तो परमानेंट। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि सर परमानेंट तो सिर्फ लैंड रह सकती, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये जो भी असेट है ये तो इसकी एक लाइफ है, वो उस लाइफ तक ही चलेंगे, बराबर है। तो हमने यहां तक पढ़ा था। तो अभी हम देखते जो भी फैक्टर है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो फिक्स कास्ट को क्या करते बेटा, फिक्स कैपिटल को क्या करते, अफेक्ट करते। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस इस कैसा आएगा देखो, मैन्युफैक्चरिंग industries and public utilities have to invest a huge amount of fund to acquire the fixed asset। बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज। अब बोल रहे हैं कि आपने जो कंपनी डाला, आपने जो कंपनी बनाई, वो किस चीज की बेटा, मैन्युफैक्चरिंग की, वो गुड्स बना रहे, बराबर है। आप अगर स्टील इंडस्ट्री डाले हुए हैं तो स्टील इंडस्ट्री को फिक्स कैपिटल कितना लगता, लैंड कितनी बड़ी लगती, मशीनरी कितनी बड़ी लगती, बिल्डिंग कितनी सारी चाहिए, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे अपने डिपार्टमेंट रहते बेटा, बराबर बात है। क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट है स्टील इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल सिंटर हो गया, पावर प्लांट खुद का रहता, एसएमएस हो गया, तो ऐसे नाम के डिपार्टमेंट रहते बेटा वहां पे। तो हर डिपार्टमेंट को अपनी बिल्डिंग, हर डिपार्टमेंट को अपना एरिया, ये सब चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, इसका ही मतलब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। वैसे ही पब्लिक यूटिलिटीज में बोल रहा है। अब पब्लिक यूटिलिटीज में क्या आता, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा बेटा कि पब्लिक यूटिलिटीज क्या होता है। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, बराबर, रेल। अब रेलवे के पास जितनी फिक्स कैपिटल लगेंगी, देश में कोई चीज को लग सकती है। अब एक ही रेलगाड़ी एक ही कितनी बड़ी है और उस कितने रुपए की होंगी, बराबर है। तो पब्लिक यूटिलिटीज जब है, जैसे एसटी महामंडल, तो खुद की बसेस रहती, बराबर है। जो भी पब्लिक यूटिलिटीज किसके लिए है, सब चीजें पब्लिक के लिए। ये सभी चीजें क्या है बेटा, पब्लिक यूटिलिटीज में आती। इसको लगने वाली जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा है। और उसी को, उसके अगेंस्ट अगर हम सर्विस इंडस्ट्री देखते या ट्रेडिंग करते, सर्विस इंडस्ट्री बोलने से अच्छा क्या रहेगा, ट्रेडिंग। सर्विस इंडस्ट्री तो ये भी होगी, क्योंकि रेल क्या है, सर्विस ही दे रही, और बस भी क्या है, सर्विस ही दे रही।
तो हम अगर उसके अगेंस्ट में जाके अगर ये देख रहे हैं कि ट्रेडिंग कंपनी, फॉर एग्जाम्पल एखादी कोई भी चीजें आप परचेस कर रहे, उसके बाद उसको बेच रहे, तो आपको ना उतनी लैंड लगेंगी, ना उतनी मशीनरी लगेंगी, मशीनरी तो लगेगी ही नहीं आपको, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे क्या, नहीं, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे, वहां से माल ला रहे, यहां पे बेच रहे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही क्या, नहीं, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, कम है। इसीलिए वो आगे क्या बोलता बेटा, देखो, वाइल द ट्रेडिंग अ बिजनेस मे नॉट नीड द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स असेट। बोलते जब आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे बेटा, तब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेंगी एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेंगी, सही बात है। तो आप इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कौन सा बिजनेस है, उसके तहत आपको क्या लगेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगी, बराबर है। इसीलिए बेटा बोला है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले ये तो बताओ आपका बिजनेस कौन सा है, जो आपका बिजनेस है उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। समझ में आया। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर पब्लिक यूटिलिटीज है, तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स ज्यादा रहेगी, और सही में आपकी ट्रेडिंग कंपनी है तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। सही बात है, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बराबर है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते, देखो, साइज ऑफ बिजनेस। अब ये भी बात सही है, बोले भैया जब आप बिजनेस आपका छोटा है क्या बड़ा है, अब छोटा बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग पैसा लगेगा, अब बड़ा बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग पैसा लगेगा। मतलब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस की साइज कितनी बड़ी है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है। आपका बिजनेस अगर छोटा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग अगर एक ही बिल्डिंग में होता है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेंगी, और आपका बिजनेस यूनिट इतना बड़ा है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगी, सिंपल। तो देखो क्या बोल रहा हो, साइज ऑफ बिजनेस वेयर अ बिजनेस फर्म सेट up to carry a large scale operation, its the fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on the automatic machine and requirement. जब भी आपका बिजनेस की साइज अगर बड़ी है तो आपका जो भी बिजनेस है वो ऑटोमेटिक मशीनरी पे काम करेगा। अगर ऑटोमेटिक मशीनरी पे काम करेगा तो आपको बड़ी बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेंगी। अब बड़ी बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास बड़ा बड़ा पैसा होना। इसी का मतलब आपके पास जो फिक्स कैपिटल है वो ज्यादा लगेगा। तो आपकी बिजनेस की साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है आपको लगने वाला फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। सही भी बात है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, स्कोप ऑफ बिजनेस। चलो पढ़ो स्कोप ऑफ बिजनेस क्या बोलता। देयर आर द बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन अ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन on a large scale. Such business would require the more amount of fixed capital. अब बोलते कि आपकी बिजनेस का स्कोप यानी दायरा, आप कहां तक सीमित हो। आप विद इन सिटी काम कर रहे, या विद इन स्टेट काम कर रहे, या विद इन कंट्री काम कर रहे, या आउटसाइड इंडिया काम कर रहे, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस को लगने वाला फिक्स कैपिटल कितना होना चाहिए। सही बात है। अगर आप विद इन सिटी में काम कर रहे
तो इसका मतलब आपको लगने वाला कैपिटल ही थोड़ा रहेगा। आप विद इन स्टेट है तो इसका मतलब थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप विद इन इंडिया है तो इसका मतलब उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब आप आउटसाइड इंडिया काम कर रहे, आपकी कंपनी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपको जो लगने वाला फिक्स कैपिटल है बेटा वो उसी तरीके से लगेगा। सही बात है। देखो पढ़ो, फिर से पढ़ो पॉइंट। There are a business firm which are formed to carry on a production or distribution on a large scale. Such business would require the more amount fixed capital. क्योंकि आप अगर विदिन सिटी के लिए प्रोडक्शन कर रहे, इस एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आपका लोकल, कोई भी चीज लोकल में क्या होती, प्रोडक्शन होती। कोई कोई सिटी में जाओ, उस सिटी का कोई कोई चीज फेवरेट रहती, बराबर है। जैसे अपने वर्धा में गोरस भंडार, गोरस पाक आ गया बेटा, बराबर है, सही भी चीज है। नागपुर में जाओगे तो ऑरेंज बर्फी। हर चीज में अपनी अपनी जगह की क्या रहती बेटा, स्पेशलिटी रहती, बराबर है। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम फैक्ट्री लेते, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है जो ब्रेड प्रोवाइड करता, अब विद इन सिटी में कर रहा, बराबर है। अब वो विद इन सिटी कर रहा तो उसको आने वाला फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगा। अब जो इंडिया लेवल में कर रहा, हल्दीराम, हल्दीराम के ब्रेड आते सुबह सुबह, अजीत के ब्रेड आते, तो ये लोग क्या कर रहे बेटा, इंडिया लेवल पे कर रहे, तो इंडिया लेवल पे कैपिटल भी उतना लगेगा। तो आपको जो फिक्स कैपिटल लगने वाला वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके बिजनेस का स्कोप कितना बड़ा है, आप कहां तक फैले हुए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। फोर्थ नंबर पॉइंट, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। बोलते इफ द एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर द एसेट ऑन अ लीज और रेंट basis less amount of the fund for the fixed asset will be needed for a business। चलो ये भी समझ लेते कि सर आपको पता है आपको कोई बिजनेस डालना है, फॉर एग्जांपल मैं क्लासेस ले रहा हूं, बराबर है। अब मेरे को ये पता है कि मैं अच्छे से क्लासेस ले सकता हूं, ये कौन डिसाइड करेगा? बोले सर हम लोग डिसाइड करेंगे, आप अच्छा पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। क्या मैं खुद डिसाइड करूंगा? नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता, आप लोग डिसाइड करोगे। तो मेरे को कोई भी अपना इंस्टीट्यूट खोलना है या मेरे को कोई भी अपने क्लासेस चलाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगले दिन एक बिल्डिंग खरीद लूंगा क्या बेटा? चलो आज से मैं बिल्डिंग खरीदता, सब ले लेता, चेयर वेयर सब लगा दिया, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, 1-2 करोड़ रुपए उसमें चले गए। सही बात है, बराबर है कि नहीं? अब मैंने फिर से बिजनेस चालू किया, अपना पढ़ाना चालू किया, आप लोग आए, आपको पसंद नहीं आया, बिजनेस ठप, सही भी बात है। तो मैं इस तरीके से ना करते हुए फॉर एग्जाम्पल वही चीज अगर मैं जो बिल्डिंग है वो रेंट पे लेता था, सही बात है, 2-3 करोड़ का खर्चा करने से अच्छा है मैं वही बिल्डिंग क्या करूं बेटा, रेंट पे लू। 20-25 हजार रुपए क्या आएगा, रेंट आएगा। 4-5 महीने क्लासेस चला के देगी, 5 महीने का जो भी पैसा जाएगा 1-1.25 लाख रुपए, 1-1.25 लाख रुपए में मुझे पता चल गया कि भैया अपनी गाड़ी चलने वाली है कि नहीं चलने वाली, क्यों मैं 2 करोड़ रुपए फंसाऊं? मैं तो अपने को टेस्ट करने के लिए 1.5 लाख में अगर मेरा काम हो रहा है तो वो करूंगा ना। हाँ, जिस दिन मेरा टीचिंग आपको पसंद आया उस दिन मैं अपना इंस्टीट्यूट डालूंगा। समझ में आ रहा? तो देखो आगे क्या बोलता वो, इफ द एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू द एक्वायर द असेट ऑन लीज ऑन रेंटल बेसिस लेस अमाउंट फंड टू फिक्स असेट विल बी नीडेड ऑन अ बिजनेस।
या तो आप एक काम करो, या तो आप असेट क्या करो, लीज पे लो, या तो रेंट पे लो। उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। अरे हो कि नहीं, सही बात है कि नहीं। अगर आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड है, उसके रिगार्डिंग आपको पैसा लगेगा। आपको बिल्डिंग रेंट पे लेनी है या बनवानी है या खरीदनी है, वो आप डिसाइड करो। अगर आप जैसा डिसाइड करोगे वैसे वैसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप अगर बोल रहे हैं कि मैं बनाऊंगा सर या पूरी की पूरी परचेस करूंगा, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगी, रहेगी कि नहीं रहेंगी। और आप वही चीज रेंट पे लेके जाओगे तो कम रहेंगी। अरे होगी नहीं, समझ में आ रहा पॉइंट। चलो वहां पे लीज का, लीज यानी क्या होता है ये देखो, वहां लिखा है, पढ़ो। A contract by which one person grant the permission of the some of his property, especially land, building, machinery to another for a certain period of time। बोलते लीज मतलब ये होता है भैया कि कोई भी आदमी अपनी खुद की प्रॉपर्टी किसी को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करने को दे, उसी को हम लीज बोलते, उसी को हम क्या बोलते, लीज। अब वो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता बेटा, उसी को बोलते लीज एग्रीमेंट। कि मेरी जो असेट है, मेरी जो बिल्डिंग है, मेरा जो फर्नीचर है, ये मैं आज से आने वाले कुछ सालों तक आपको यूज करने की परमिशन देता हूं, ये हो गया लीज। और लीगली यही लीज हर 11 महीने के बाद क्या करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता। 11 महीने के बाद ये लीज फिर से अपडेट करना पड़ता हर साल। समझ में आया लीज यानी क्या हो गया, समझ में आता लीज क्या रहता है, ये समझ में आया। चलो अब इसी को देखते हुए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो पढ़ो। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या बोलता, इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, limited assets are required to carry out the production, it will minimize the fixed requirement, fixed capital requirement of business। फिर से बोलो, if the business want to subcontract some process of the production of the others। अब देखो कोई भी चीज, आपका बिजनेस ऐसा है कि आप एक चीज में तो एक्सपर्ट हो, आप एक चीज में एक्सपर्ट हो, और उसी की कोई प्रोसीजर में दूसरा कोई एक्सपर्ट है, बराबर है कि नहीं, सही बात है। कोई भी चीज का, अब आप फॉर एग्जांपल एक आधी कार ले लो। अब कार बनाने के लिए बेटा समझो अगर मारुति कार बना रही या टाटा कार बना रही, तो इसी का मतलब पूरी की पूरी जो असेंबल हो रही कार टाटा ही बना रही क्या, या जो सुजुकी बना रही ये पूरी की पूरी कार सुजुकी बना रही क्या, या जो ये कंप्यूटर है या जो ये लैपटॉप है, इसमें हुई लगी हुई सभी चिप वही कंपनी की है क्या, नहीं है। अरे हो कि नहीं, जब बोलोगे आपकी सभी चीजें मैं ही करता, सब प्रोसीजर ही मैं करूंगा, तो आपको लगने वाला खर्चा भी कितना आएगा, ज्यादा आएगा, बराबर है। आपको हर एक चीज का प्लान डालना पड़ेगा। अब टायर बनाना है तो टायर का प्लान डालो, बराबर है। हर चीज का अलग अलग प्लान रहता है बेटा, उसके रिगार्डिंग सब प्लान डालते बैठेगा तो नहीं, वो हम देखेंगे ये हमको मैन्युफैक्चरिंग करना पुराएगा या बाहर से परचेस करना पुराएगा।
हमको उस टाइम ये देखना है कि हम जो प्रोडक्शन ले रहे बाहर से, हम जो चीज ले रहे बाहर से हमारे प्रोडक्शन के लिए, वो चीज हमको बनाना पुराएगा या बाहर से परचेस करना पुराएगा, एट द टाइम देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि बाहर से परचेस करना पूरा था, इतना बड़ा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, तो आपको लगने वाला फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। समझ में आ रहा? तो आप क्या करोगे इस चीज में, आप करोगे कि बेटा चलो हमने सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस कंपनी से कि ये चीज आप हमको दोगे। समझ में आया? तो आपको वो चीज का प्लान डालना पड़ेगा क्या? नहीं, सिंपल बात है, आपको चीज मिल गई, समझ में आया, आपको वो वस्तु मिल गई, तो आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। बराबर है? चलो समझ में आया बेटा ये पॉइंट? फिर से पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा, इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोडक्शन, सम प्रोसेस प्रोडक्शन टू द अदर, लिमिटेड एसेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल देता बेटा आपको मैं आपने पतंजलि के प्रोडक्ट देखे होंगे, अब बाबा रामदेव जी के प्रोडक्ट है, बराबर है, अभी सभी बाबा रामदेव जी के जो भी प्रोडक्ट आते बेटा, अभी हर एक चीज का उनका प्रोडक्शन यूनिट प्लान है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ मार्केटेड बाय के लिख देते, बराबर है, क्या लिख देते, मार्केटेड बाय। प्रोडक्शन तो कोई और कर रहा, पर बिग कौन से नाम से रहा, पतंजलि, क्योंकि वो ब्रांड है, अपनी पहचान है बेटा उसकी मार्केट में, बराबर है। तो इसी के लिए हम भी क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अच्छा गुड्स बना रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि सर हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, अगर आपने इसको आपका नाम देके सेल किया तो जरूर बिकेगा। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हमारे पास से लेना इतने बड़े लेवल पे मुश्किल है। बात सही है कि नहीं है? तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर पतंजलि के साथ है, तो आपका इनिशियली स्टेज में प्रोडक्शन क्या होगा, लार्ज होगा, बिकेगा। अब पतंजलि को इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी क्या? नहीं, पतंजलि तो सिर्फ अपना थप्पा चिपका रहा, तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगी क्या बेटा? नहीं लगी। क्यों? सब कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्शन करने वाला अलग, बेचने वाला अलग। और बाबा रामदेव ने बोला कि मैं ही बनाता, मैं ही करता सब, नहीं, बोले भैया ब्रांड इमेज बना ली मैंने, किस चीज के लिए बनाई, तुम काम करो, मैं बेचूंगा। समझ में आया? आगे बढ़ो, क्या बोलता, देखो, इट वुड मिनिमाइज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सब कारणों से आपको जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो क्या है बेटा, कम है। समझ में आ रहा क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक्वाजिशन ऑफ ओल्ड असेट। अब ये पॉइंट देखो, ध्यान दो, एक्वाजिशन ऑफ old asset. If the old equipment and plant are available at a low price, then it will be reduce the need for the investment in the fixed asset. बोलते भैया जब आप नया नया बिजनेस खोलना चाह रहे, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप नई नई मशीनरी मंगाओ। जरूरी है क्या? आप ऐसी मशीनरी देखो कि जिसकी लाइफ 2-4 साल बची है, जो मार्केट में आपको कम रेट में मिलेंगी, तो आप टेस्ट तो करो आपका बिजनेस। अगर आपका सही में बिजनेस फिजिबल है, आपका बिजनेस सही में चलेगा, अगर 4 साल बिजनेस चल गया तो आप तो न्यू मशीनरी लोगे। समझ में आया? तो इसीलिए बोलता है कि अगर आपने एक्वाजिशन अगर ओल्ड असेट की, ओल्ड मशीनरी की, तो आपके बिजनेस में लगने वाला फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। समझ में आया? तो आपको ये देखना पड़ेगा बेटा कि हमको कौन से टाइम क्या क्या करना है।
तो जब भी हम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे देख रहे, तो ओल्ड असेट आप अगर परचेस कर रहे तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होंगी, कम होंगी। समझ में आ रहा क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता, एक्वाजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट। देखो गौर से देखो, ये पॉइंट पे क्या बोल रहा है, ध्यान दो। विद द व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ at regional level, the government may provide the land and building material concessional rate, plant equipment may also made available on a installment basis. Such feasibility will reduce the requirement of fixed asset. अब देखो कि आपको बोल रहे कि आप कोई भी प्लांट डालना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेंगी और आपको कोई भी चीज कंसेशनल रेट पे देंगी। तो आप क्या गवर्नमेंट की जवाई हो क्या, या आप दामाद हो? आप गवर्नमेंट के दामाद हो क्या, आपको कंसेशनल रेट पे देगा? नहीं देगा ना। पर यहां पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट आपको कंसेशनल रेट पे देगा। तो ये कौन से केस में हो सकता बेटा, बताओ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसा प्लांट डाल रहे जिसमें रूरल एरिया का क्या हो रहा बेटा, ग्रोथ हो रही। जहां आप प्लांट डाल रहे वो बैकवर्ड क्लास एरिया है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल वहां पे प्लांट डाल रहे हैं तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा। वहां पे रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो वहां के लोगों की ग्रोथ होगी। अगर इंडस्ट्री है वहां पे तो वहां पे रोड अच्छे बनेंगे। सही बात है, मतलब वो पूरा रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। अब इसी सब बातों को देख के गवर्नमेंट क्या बोलती कि हम आपको कंसेशनल रेट देंगे, क्योंकि हमारा जो बैकवर्ड एरिया है वो क्या होगा, डेवलप होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी किसके भरोसे बेटा, आप लोगों के भरोसे। आप उसको वोटिंग ही नहीं करोगे तो वो चुन के नहीं आएंगे। तो उनको भी तो वोट लेना है तुम्हारा, तो लेना है तो उनको भी तो डेवलपमेंट करना है। तो आप जब जब ऐसे एरिया को डेवलपमेंट करते हो बेटा, तो आपको कंसेशनल रेट में गवर्नमेंट कोई चीजें देती। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कि आपको गवर्नमेंट खुद ऐसे प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करती जहां पे आपको पैसे इंस्टॉलमेंट में देना है। एट अ टाइम आपका पैसा जा रहा क्या, नहीं। तो इस टाइम में आपको लगने वाला जो भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। बराबर है कि नहीं। कंसेशनल रेट पे आपको जो चीजें मिल रही या जो इंस्टॉलमेंट पे आपको चीजें मिल रही, इसी के कारण आपको जो फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल कंडीशन। देखो ये पॉइंट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, गौर से ध्यान दो। दिस फैक्ट्री इज वेरी सिग्निफिकेंट particularly in a large organization carrying a business on an international level. For example, companies expecting the war may decided to invest a large fund, expand the fixed asset before their shortage of material. बोलते ये जो प्रॉब्लम आती, क्यों ये जो रिक्वायरमेंट आती है वो ऐसे कंपनियों को आती जो एमएनसी है बेटा। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, या अपनी इंडियन कंपनी भी हो, पर इंटरनेशनल जो कंडीशन है वो क्या है बेटा, खराब है।
अभी आपने फिलहाल देखा होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर, देखा है ना कि अरे बहुत सारी चीजें बेटा अपनी इंडिया में इंपोर्ट होती है रशिया से। अरे हो कि नहीं, रशिया से माल आता कि नहीं इंडिया आता। अब रशिया यूक्रेन वहां पे वार चल रहा है, अब तुम्हारे प्लांट में जो भी रॉ मटेरियल लगने वाला है वो रशिया से आता है। अब रशिया में तो वॉर चल रहा है और कल जाके मेरे को मटेरियल नहीं मिला तो मेरा प्लांट तो ठप रहेगा, मैं प्रोडक्शन किस बेस पे करूं, प्रोडक्शन तो होगा नहीं। ये सब कंडीशन को देखते हुए हम आगे का प्रिडिक्ट करते बेटा कि आने वाले दिनों में हमको प्रोडक्शन की क्या होंगी, हेवी रिक्वायरमेंट लगेंगी। क्यों? क्योंकि कल जाके अगर ये वार बढ़ गया तो वहां से मटेरियल आना बंद हो जाएगा। अब मटेरियल आना बंद हो जाएगा तो हमारा काम ठप हो जाएगा। इसी के लिए हम ये सोच रहे हैं कि अभी जितना हो सके उतना माल बुला लो। हम इसीलिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले जितने भी दिनों में हमको लग रहा है कि वार चल सकती है, उतने दिनों का अभी रॉ मटेरियल बुला लो। या आपको मशीन लग रही वो बुला लो। तो अगर आने वाले चीजों में आपको मशीन लग रही, फॉर एग्जांपल 6-7 महीने में आपकी मशीन खराब होने वाली थी, फिर भी आपने आज बुला ली, मतलब 6 महीने में आपको जो पैसा लगने वाला था वो आपको आज लग रहा बेटा। 6 महीने में जो पैसा आपको बाद देना था वो आज लग रहा। इसी के कारण आपकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो आज बढ़ गई। तो ऐसे जो भी कंडीशन इंटरनेशनल मार्केट में होती है या इंटरनेशनल कंडीशन जो कंट्री में होती, बाकी वार हो गया ये हो गया, तो उससे क्या होता बेटा, आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता। क्योंकि आपको तो प्रोडक्शन करना ही है, आपको प्लांट तो भी बंद थोड़ी करना है। सही बात है। तो ये सबको ध्यान देखते हुए हमारा मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमको इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट लगी, हम बुला लेते। तो हमने अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ में रॉ मटेरियल बुला लिया तो हमको पैसा तो लगेगा, इसीलिए कैपिटल क्या लगता है बेटा, ज्यादा लगता है। समझ में आया ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड इन इकोनॉमी। ये बड़ा पॉइंट है। इसमें भी क्या बोलता, इफ द फ्यूचर ऑफ कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव green signal to business entrepreneur to carry out all the sorts of expansion of a business firm. In that case, large amount of fund are invested in the fixed asset to reap the benefit in the future. बताओ क्या बोल रहे? आपने जो कंपनी बनाई, बराबर है, इसको आज ही पता चल रहा है कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो फ्यूचर है, मेरे कंपनी का जो फ्यूचर है आने वाले सालों में ब्राइट है बेटा। बोले हमारी कंपनी दौड़ेंगी आने वाले सालों में, बराबर है। तो हम क्यों ना आज ही ऐसे प्लांट एंड मशीनरी परचेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर के सालों में वही मशीनरी का रेट आज के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा बेटा, बराबर है। हमको खुद को पता है क्या कि हमारी कंपनी आगे जाके बढ़ने वाली है, मतलब खुद पे भरोसा है। अब खुद पे भरोसा है इसीलिए तो हम लेके रखेंगे, क्योंकि आने वाले सालों में तो प्राइस तो बढ़ ही रही सब चीजों की। अब प्राइस बढ़ने से अच्छा है हम अभी लेके रखें। हम अभी लेके रखेंगे तो आने वाले सालों में जो प्राइस बढ़ेंगी उतनी पेड़ करना पड़ेगा क्या हमको?
नहीं। तो अगर तो आप अभी लेके रख रहे इसी का मतलब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी है। तो अभी है तो आपको अभी के अभी पैसा लगेगा बेटा। तो इस बात पे निर्भर करता है कि इकोनॉमी के आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इन मी, बराबर है। देखो क्या बोलता है, देखो फिर से पढ़ो। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू ब्राइट, बोले भैया तुम्हारी जो कंपनी है उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा, बराबर है। देखो, इट गिव्स द ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्राइजर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन बिजनेस फर्म। इन दैट केस द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट सो दैट द रैप द बेनिफिट इन द फ्यूचर। रैप द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर में कैसा ले रहे, जो आपकी मशीनरी की प्राइस आज है उससे ज्यादा क्या रहेंगी बेटा कल, बराबर है। मतलब आपको तो सस्ते में मिली, आपने आज इन्वेस्ट किया करके आपको सस्ते में मिली, सही भी तो बात है। अगर कल जाके आपने जो सोचा उसका अगर उल्टा हुआ, बिजनेस तो ठप हुआ, मशीनरी भी लाके रखी, सब गया। तो आपका एंटीसिपेट करना भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नहीं तो इतने रुपए की आपने मशीनरी ली, गया। समझ में आया क्या पॉइंट। चलो नेक्स्ट, अब बोलता बेटा पॉपुलेशन ट्रेंड। देखो अब पॉपुलेशन की बात आए और इंडिया की बात ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता सर। हम तो कोई चीजों में आगे बढ़े या ना बढ़े, पॉपुलेशन में हम आगे बढ़ रहे। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है पॉपुलेशन बढ़ाना, सही है कि नहीं है। अब इंडिया जैसे कंट्री को कोई कोई कैसे बताएगा पॉपुलेशन ट्रेंड की बात, क्योंकि हम लोगों को बताते पॉपुलेशन, बराबर है। इंडिया चाइना बराबर है, सही बात है कि नहीं। देखो कैसा ट्रेंड आता, when the population is increased at the high rate, the certain manufacturing find this is the opportunity to expand the business। बोले बेटा जब जब हमको ऐसा पता चल रहा है जो हमारा पॉपुलेशन जो ट्रेंड है वो इंक्रीज कर रहा है, बराबर, पॉपुलेशन जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से अगर हमारी कंपनी देख पा रही है तो इसी का मतलब आने वाले सालों में हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। अरे इंक्रीज पॉपुलेशन होगा तो आपका प्रोडक्शन शॉर्ट रहेगा, तो आपकी डिमांड जो रहेंगी वो फुलफिल कर पाओगे क्या, नहीं। भैया मांगने वाले 1000 है और आपके पास सभी है, हो पाएगा क्या, नहीं। आपको 1000 बनाना पड़ेगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तभी आप बिजनेसमैन हो, सही में बराबर है। तो देखो आगे क्या बोलता हूं, when the population is increased at a high rate, the certain manufacturing find this opportunity to expand the business। For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garment, which necessitates huge amount of fixed capital। ऐसी चीजें, अरे भैया जब इंक्रीज पॉपुलेशन होगा तो आपको मोबाइल लगेगा, गाड़ी लगेंगे, कपड़ा लगेगा, खाने की चीजें लगेंगी, सब कुछ तो लगेगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन बनाना है। अगर उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन बनाना है आज देखते हुए, तो उसके हिसाब से आपको मशीनरी लगेंगी, उसके हिसाब से आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेंगी। जैसा जैसा पॉपुलेशन ट्रेंड रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेंगी बेटा, बराबर है कि नहीं। इंक्रीज रहा तो इंक्रीज करना पड़ेगा और डिक्रीज रहा तो आपको कम लगेंगी। अगर पॉपुलेशन ट्रेंड कम होते रहा फिर भी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे क्या, सिंपल सी बात, लॉजिकल बात है। आप भी कम कर दोगे, बिना काम का बना के रखोगे क्या, नहीं। चलो तो लास्ट ये पॉइंट है बेटा,
11वां नंबर का कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखो क्या बोल रहा, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर in the goods demanded will require the large amount fixed capital, for example mobile phone manufacturing as well as phone network provider। अब बोलते देखो, जैसे जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंस है उसके उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन बनाना है, उसके उसके हिसाब से आपको गुड्स रेडी करना है। कंज्यूमर को एक चीज पसंद आ रही और आप भलती बना रहे, लेगा क्या आपके पास से कोई नहीं। जो कंज्यूमर को पसंद आ रही वो बनाना पड़ेगा। जैसे देखो कितने साल पहले जियो आया था, सबको नेट चाहिए था, चाहिए था कि नहीं? क्या कर दिया, भर भर के फ्री बांट दिया, भर भर के फ्री बांट दिया, सबको आदत लगी। आज आज वसूल कर रहा है कि नहीं? आपको जब कोई चीज की जरूरत उसने लगा दी फ्री की, उसके बाद आपको जब आदत पड़ गई उस चीजों की तो आप खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? रिचार्ज मार रहे कि नहीं मार रहे? महंगा होते जा रहा फिर भी मार रहे। तो ये सब करने के लिए जियो को भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी होंगी, वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बात सही है कि नहीं? उसने वन टाइम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके बाद भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कितने दिनों तक दिया, वो भी खर्चा। तो इतने दिनों तक उसने तुमको आदत लगाने में गवाए, फिर उसके बाद रिकवरी की। समझ में आ रहा बिजनेस? तो देखो क्या बोल रहा, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर लिखा है वहां पे, मतलब कौन हो गया? जियो, एयरटेल, आइडिया हो गया। चलो आगे, लास्ट पॉइंट है बेटा, इसको देखते हुए कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर सिंपल है बेटा, आप अगर कोई चीज बना रहे, वही चीज को अगर कोई दूसरी कंपनी सेम बना रहा, बराबर है कि नहीं? आपको उसकी कॉम्पिटिटिव में रहना है, आपको उसको कंपटीशन करना है, तो आपको उसके आगे जाना है, तो उस तरीके से आपको भी मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो कैसी? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉम्पिटिटर है बेटा, वो दिन में इतने से रूम में 10,000 गुड्स प्रोवाइड करता, 10,000 गुड प्रोडक्शन करता, क्योंकि उसके पास जो मशीन है वो क्या है बेटा? बड़ी है। और आपके पास छोटी मशीन है जो कि आप सेम गुड्स बना रहे, जो कि आप 1,000 गुड्स बना रहे डेली में। तो आप जो अपने रूम का जो किराया दे रहे वो भी 15 दे रहा, आप भी 15 दे रहे, पर आप 15 में 1,000 गुड डेली बना रहे, वो 15,000 में 10,000 गुड्स बना रहा। तो इसी का मतलब पर गुड्स की कॉस्ट उसकी कम होंगी और आपकी ज्यादा होगी। बराबर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल यहां करके देखते हम, देखो आप अगर 15,000, अगर यहाँ पे देखो 10,000 रुपए रेंट दे रहे और 10,000 रुपए 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे, देखो तो पर गुड्स का कॉस्ट कितना है बेटा? 1 रुपीज। अरे हो कि नहीं? बराबर है। और आप ही इधर ही 10,000 रुपए दे रहे और प्रोडक्शन कितना कर रहे? 1,000। तो पर गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ? 10 रुपीज। आप तो वैसे भी उसके 9 रुपए कंपैरिजन में कम चले गए, तो क्या प्रॉफिट कमाओगे उसके कंपटीशन में? आपने वो जो भी गुड्स बनाई वो कंपैरिजन में 10 रुपए या 9 रुपए एक्स्ट्रा कमा बनाई, तो आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर हो बेटा।
आपको अगर 10,000 गुड्स बनाना ही पड़ेगा तो आपको भी उस तरीके की मशीनरी लगेगी, तब जाके आप उसके साथ कंपटीशन कर सकते। समझ में आया? जब आप उसी तरीके से मशीनरी लोगे तब भी आपकी कॉस्ट 1 रुपए पे आएंगी। अब इस टाइम में बोल सकते हैं आपकी कंपटीशन कर रहे, तो आगे वाले को देखते हुए हमको भी हमारी प्लांट एंड मशीनरी चेंज करना पड़ेगा। अब प्लांट एंड मशीनरी चेंज करना पड़ेगा तो फिर से वही बात आई, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेंगी। समझ में आया बेटा? चलो ये 12 के 12 पॉइंट समझ में आए? ठीक है, चलो